नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास जो है वो थोड़ी सी डिले हुई थी, अपने उसको मिस नहीं किया। यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। आप लोग भी दिन की दिनचर्या में कुछ चीज डिले कर दें, लेकिन आपका जो डेली रूटीन है ना 2-4 घंटे पढ़ने का, उसे 24 घंटे में जरूर पूरा करने की कोशिश करें। और पूरा तभी होगा जब आप कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश नहीं करेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो यदि आप सीख पाए तो आप लोग जो है लक्ष्य के पास में और पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों बनास नदी तंत्र, यानी कि अब अरब सागरीय अपवाह तंत्र अपना पूरा हो गया। कल की क्लास के साथ में अरब सागरीय अपवाह अपना पूरा हो गया। अपन ने लूनी भी पढ़ ली, अपन ने माही पढ़ ली, अपन ने साबरमती, पश्चिमी यमुना सारी नदियां पढ़ ली, अपन ने आंतरिक प्रवाह की सारी पढ़ ली, घग्गर वगैरह सब। तो यहां तक इतना तो समझ चुके होंगे कि नदियों वाला टॉपिक भी इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते थे। ऐसे ही सारे टॉपिक जो है इजी होते चले जाएंगे। जहां तक मैंने जितना पढ़ाया है यूट्यूब पे, या मैंने इससे पहले ऑफलाइन जितना पढ़ाया है, ऐसे विद्यार्थी मेरे कोई नहीं रहे हैं जिन्हें जो चीजें ये कठिन लगी हो। जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको सबको लगभग आसान लगी है। कोई बड़ा ही नहीं है ये, बस कोशिश की जाती है कि ये चीजें आसान हो, क्योंकि ये चीजें क्या है कि भय का माहौल बनाती है। और भय के माहौल के नाम पे कई सारी जो चीजें विद्यार्थी फिर भ्रमित होते हैं, और फिर भय के माहौल में आप सभी समझते हो क्या क्या होता है। तो इस शांति काल में कम से कम ये चीजें कंसेप्ट आप क्लियर अच्छे से कर सकते हो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इतना क्लियर हो गया तो आप और बहुत ज्यादा जो है मुझसे भी ज्यादा आप लोग सीख पाओगे और मुझसे भी ज्यादा अचीवमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं बनास नदी। यानी कि बनास नदी अपन पढ़ रहे हैं तो ये मानकर चलें कि अपन बंगाल की खाड़ी का अपवाह शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर से वापस एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें बतानी जरूरी है। ये है भैया अरब सागर। कई सारे विद्यार्थी डायरेक्ट इन क्लासों में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नदियां हैं, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपने एक भी क्लास मिस की है तो आपने निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न मिस किए हैं जो आने वाले समय में एग्जाम में बनेंगे। इसलिए कंटिन्यू देखें। ये अब 27वीं 28वीं क्लास है, आप लोग अब डायरेक्ट इसमें आते हो तो वो पीछे की जो 25-26 क्लास है वो आप लोगों को फायदा नहीं देगी। पहले कंटिन्यू वहां से देखते हुए आइए, फिर आपको ये फायदा देगी। यहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो अपन ने जलवायु में भी बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब ये यहां जल ले जा रही है वो अरब सागरीय अफवाह की है, और इस तरफ जल ले जाएगी वो बंगाल की खाड़ी की है। तो यहां वाली तो है अपन ने सारी पढ़ ली, आंतरिक अफवाह वाली सारी पढ़ ली, जो कहीं भी जल नहीं ले जाती है, कहीं ना कहीं जमीन में ही विलुप्त हो जाती है। अब बंगाल की खाड़ी की अफवाह वाली जो है ना, वो उसमें अपने दो नदियां महत्वपूर्ण है। एक तो आपके चंबल राजस्थान की दृष्टि से, ठीक है, एक बनास, और फिर आएगी एक बाणगंगा जो वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की हो चुकी है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदी है, लेकिन वर्तमान में वो रुंडित नदी हो चुकी है क्योंकि भौगोलिक बदलाव आते हैं। और किस कारण हुई है वो भी मैं बताऊंगा जब आपको चंबल पढ़ाऊंगा ना। कल नहीं, सोमवार को आएगी वो क्लास। तो जब चंबल की क्लास आएगी तब आप लोगों को बताएंगे। अब देखो ये नदियां, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के ये दक्षिण पूर्वी भाग में आती है, यानी कि ये जल यहां ले जाती है। यानी कि बनास नदी ले जाती है जल चंबल में, चंबल फिर ले जाती है यमुना में, यमुना ले जाती है गंगा में, और गंगा फिर लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो कुल मिला के ये जो है इसका पानी जो है वो पहुंचता है बंगाल की खाड़ी की अफवाह तक। ठीक है, यदि ये उनमें मिलती नहीं, पहले ही विलुप्त हो जाती, तो अपन इसको आंतरिक प्रवाह की मान सकते थे, लेकिन आंतरिक प्रवाह की नहीं मानेंगे क्योंकि ये वाया वाया करके जल कहां ले जा रही है, बंगाल की खाड़ी में ले जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक क्लियर करें, क्योंकि मैं सिर्फ वो चीज देख के नहीं पढ़ा सकता कि हाँ बहुत सारे अनुभवी विद्यार्थी आते हैं तो उनको पता होती है ये चीजें, लेकिन बहुत सारे फ्रेशर्स भी तो आते हैं। जब मैं उन लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर दूसरे कौन रखेंगे, क्योंकि वहां कोचिंग संस्थानें जहां होती है, जहां 500-1000 बच्चे साथ में बैठते हैं, वहां कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने तो कभी नहीं की है, लेकिन मैंने सुन रखा है। मेरे जो यार मित्र दोस्त वगैरह जो उस समय करते थे वो बताते थे कि कोई सुनवाई तो कोई नहीं होती है। ठीक है कि माहौल मिल जाता है, तो चलो अच्छी बात है, सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बनास नदी, सबसे पहली चीज क्या हो गई कि ये बंगाल की खाड़ी की अफवाह की है। कौन सी अफवाह की है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह। एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो अमूमन प्रश्न बनता है, आमतौर पे देखा जाए तो बनता ही है प्रश्न, वो ये है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस चीज को समझना
पूर्णतः बहाव की दृष्टि से कहने का मतलब यह है कि उद्गम भी राजस्थान में, और फिर जब किसी नदी में मिल रही है तो वो भी राजस्थान के अंदर ही मिल जाएगी, दूसरे राज्य में जाकर नहीं मिलेगी। यानी कि इसका उद्गम जो है राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से होता है, यानी राजस्थान से हो रहा है, और मिलती कहां है, चंबल के अंदर, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है सीप नदी के साथ, सीप और चंबल मिलके, तो ये मिलती भी कहां है, राजस्थान में, यानी पूरी तरीके से राजस्थान में ही बहती है। इसका बहाव क्षेत्र आपको राजस्थान के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चंबल किसी भी तरीके से राजस्थान से बाहर नहीं बहती है, इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ठीक है, अब यही नदी, यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के मैंने कांतली नदी में कराया था आपको कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी। अब ये आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये है बंगाल की खाड़ी की, तो वो आंतरिक प्रवाह वाला शब्द आ गया ना, तब आप लोगों के ये, और यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक एक शब्द को ध्यान से सुना कर। क्या होता है कि फिर भी स्टूडेंट डायरेक्ट आते हैं ना, डायरेक्ट कहते हैं सर पूर्णतः बहाव की, आंतरिक प्रवाह की तो हमने वो पढ़ा था, पूर्णतः बहाव की वो पढ़ा नहीं। लैंग्वेज को समझना जरूरी है। प्रश्न वहां पे आप लोगों को एक एक शब्द जो है फोकस करना जरूरी होता है एग्जाम हॉल में भी, और वो तभी हो पाएगा जब यहां से कंसेप्ट क्लियर है। तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी कौन सी है आप लोगों के, बनास नदी है पूर्णतः बहाव। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली है। और डायरेक्ट पूछते कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर है, लेकिन वो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से नहीं है। वो तो फोर्ट अब्बास सकरा वहां तक ले जाती है, जल पाकिस्तान तक भी ले जाती है, फोर्ट अब्बास तक। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर करनी जरूरी है। आगे बात समझ। अब देखो इसकी लंबाई की बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, आप लोगों को कई किताबों में इसकी लंबाई जो है 480 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और कई जगह जो है 512 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये इसलिए है क्योंकि वाटर रिसोर्सेज द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि भैया वाटर रिसोर्सेज, एक आंकड़ा तो कर देते हैं वाटर रिसोर्सेज, एक और ऑथेंटिक किताब किसी जैसे एचएम सक्सेना के अंदर मिल गया। तो इसलिए अब ये भी कहा जाता है कि पहले इसकी जो लंबाई है वो 480 मानी जाती थी, और वर्तमान में नए आंकड़े आने के कारण इसकी लंबाई 512 मानी जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को ऑब्लिक में याद रखना, और मैं ये भी बता दूं कि दोनों ही ऑप्शन में आ गए ये लंबाई, तो प्रश्न न फायदा पहुंचाएगा न नुकसान पहुंचाएगा, वो डिलीट होगा। ठीक है, ऐसे विवादित प्रश्न न फायदा पहुंचाते न नुकसान, इसलिए कंफ्यूजन को कभी भी पाल कर मत बढ़ना, कंफ्यूजन को हमेशा टाल कर बढ़ना। ठीक है, पाल के आगे नहीं बढ़ना है, पाल के बढ़ोगे तो वो हमेशा दिमाग में फंसा रहेगी चीज, और फिर वो दूसरी चीजें भी याद नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजन को निकालो, वहीं छोड़ के चलो, जरूरी थोड़ी वही बने, और वही बनेगा तो फायदा पहुंचाए, जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए ये चीजें मैं यहीं पे आप लोगों के क्लियर किए देता हूं। ठीक है ना, होगी क्लियर चीज। अब ये चीज है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कोई स्क्रीनशॉट लेने लायक वैसे है नहीं इस पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन थोड़े से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ जाते हैं, फिर मैं आपको मैप से पढ़ाऊंगा। कई विद्यार्थियों को लगता है कि जीजीडी के प्लेटफॉर्म क्या है, स्लाइड देख के पढ़ाना है, लेकिन ये स्लाइड, ये जो चीजें हैं इसके लिए बैठकर जो है घंटों की मेहनत की जाती है। मैं बताता हूँ आप लोगों को लगता है कि आप कितना बढ़िया तरीके से मैप सर के इस पे बोर्ड पे बना हुआ होता है और पढ़ा देते हैं। ये मैप बना हुआ नहीं होता, ये पहले घंटों की मेहनत से बनता है। टीम जीजीडी पूरी मेहनत करती है, राम निवासी की मेहनत है ये। और आप लोगों ने पिछली जो अपा की क्लास यदि देखी होगी अपने ऑफलाइन, वो वाला बोर्ड था, तब मैंने पूरे मैप आप लोगों को बना के बताए थे। जैसे कि ये देखो माही नदी का, अब आप लोगों को यहाँ से ये चीज मिल रही है, ये वन लाइनर में भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, और ये देखो ये चंबल नदी का। तो पहले घंटों की मेहनत की जाती है, और जब हम खुद मेहनत करेंगे तब हम कहते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को लगती है कि हाँ क्या है, बढ़िया है, लेकिन बढ़िया यूं ही कौन है, जीरो से शुरुआत की है, कोई मतलब वसीयत में मिली हुई ये बादशाहत नहीं है जो कि हाँ हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो जीरो से शुरुआत की है, इसीलिए मेहनत करने का मजा भी आता है, और स्टूडेंट को भी कहते हैं कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आओ देखो उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियां, इसको खमनोर करना। खमनोर वैसे चैती गुलाब के लिए भी जाना जाता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध को एक महानुभाव ने खमनोर का युद्ध भी कहा था, तो ये वही खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। बनास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसका उपनाम वर्णासा, वन की आशा, या फिर इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वशिष्ठी नदी भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लंबाई 512 और 480 ऑब्लिक में ध्यान रखना। अब राजस्थान, ये कुल लंबाई है। आप लोगों को ये पूछे कि राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो ये चीज ध्यान में आनी चाहिए
कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी राजस्थान से बाहर बहती नहीं है, तो राजस्थान में भी लंबाई यही रहेगी क्योंकि ये पूरी तरीके से राजस्थान में ही बहती है। अगली बात समझ, ठीक है। बहाव क्षेत्र देखो इसका अब जो है इसके अंदर शाहपुरा और कैकड़ी 2 नए जिले शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अजमेर निकल गया, पहले इसमें शामिल था वो। तो देखो राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के ये रामेश्वरम में, कहा रामेश्वरम घाट है ना, रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है और जाकर मिल जाती है किसके अंदर, चंबल नदी में, चंबल। और एक और नदी यहाँ पे आके मिलती है जिसका नाम है सीप, इसलिए कहा जाता है ये त्रिवेणी संगम बनाती है। अब कुछ पुस्तकों में इसके अपवाद क्षेत्र में उदयपुर भी दे दिया, जो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को उदयपुर, क्योंकि जब से मैंने तैयारी की है, मुझे भी लगभग कंपटीशन एग्जाम के फील्ड में लगभग 10-12 साल हो गए, तो जब से मैंने तैयारी की है मैंने बनास की अफवाह में कभी उदयपुर नहीं पढ़ा। और जितने प्रश्न बने हैं एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं या ऑथेंटिक किताबें भी अपन देखें तो कहीं भी उसमें उदयपुर को शामिल नहीं किया गया। इसलिए यदि ऑथेंटिक सोर्सेज से कहीं से आंकड़े आए तो अपन माने, नहीं तो क्या है, अभी तक जितना हमने पढ़ा और जितना देखा उसमें उदयपुर शामिल नहीं है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वगैरह यहां से निकलती है, तो इसके अफवाह में आप लोग ये याद रखें, ठीक है। तो क्या है, कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी अफवाह कितने जिलों के अंदर है, 7 जिलों के अंदर है। पहले 6 में बहती थी, अब 7 के अंदर ये बहती हुई जाती है। ये बेसिक जानकारी है कुछ, ये अच्छी तरीके से नोट कर लो। फिर इसके बाद में अपन बढ़ते हैं मैप की तरफ। मैप से समझते हैं कौन सी नदी कहां से उद्गम हो रही है, कहां से आकर इसके अंदर मिल रही है, क्योंकि वही तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखो पढ़ाई कराता लाइट भी चली जावे। और जबकि एक मुख्यमंत्री जी को मैंने वो देखा था, ट्वीट घोषणा देखी थी कि इतनी गर्मी में जो है पानी और लाइट की कटौती नहीं की जाए। अब कट गई लाइट, बोलो क्लास में, और यूट्यूब में के स्टूडेंट ढूंढ भी लियो कि लाइट कट गई क्लास लेता, ठीक है। अब ठीक है, इन्वर्टर डंगो लगाओ नहीं तो क्लास रे बेटा बैठ जाए। देखो अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करना है, जहां जहां मैं आपका ध्यान लेकर जाऊं वहीं वहीं ध्यान ले जाना है, ठीक है। चलिए ये पेन ले लेते हैं, यहां से दिखेगी। अब यहां सबसे पहले इधर आओ, ये है आप लोगों के खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है सबसे पहले अपने बनास नदी, ठीक है। अब पहले मैं इसको बनास को थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि आप लोगों का ध्यान रहे। बाकी सहायक नदियां हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कि हाँ ये रेड पेन से जहां जहां किया है वो बनास नदी है, बाकी सारी सहायक नदी है। और आप लोग भी डायग्राम बनाते हो तो अलग अलग पेन यूज करना, हो सके तो हर सहायक नदी को अलग पेन से बना देना, स्केच वगैरह होंगे घर पे, तो आप लोगों को क्या है पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये रेड जितना भी दिख रहा है ये बनास नदी है, बाकी सहायक नदियां मिल रही है। अब देखो जहां जहां मैं आपका ध्यान ले जाऊं वहां ले जाना है। जैसे ही ये बनास नदी आगे बढ़ती है, अब राजसमंद की है तो राजसमंद के अंदर ही इस पे एक छोटा सा बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है बागेरी नाका। क्या कहा जाता है, बागेरी नाका बांध बना हुआ है, ये बनाए रखा है ना, बागेरी नाका बांध बना हुआ है, ठीक है। इसी पर थोड़ा सा आगे राजसमंद के अंदर ही नंदसमंद बांध या नंदसमंद झील भी आप कह सकते हो, नंदसमंद बांध भी कह सकते हो, ये बना हुआ है, यानी कि इसी नदी पे, बनास पे, ठीक है। अब देखो यहां पे ये गोगुंदा की पहाड़ियां, कौन सी, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली ये भी पहाड़ी है, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली आयड नदी, ये कौन सी नदी है, आयड नदी, क्योंकि बेडच बाद में होगा इसका नाम, यही चीज समझनी है। ये है उदय सागर झील, ये आयड नदी जो है इस उदय सागर झील के अंदर आकर गिरती है, और उदय सागर झील से जब ये नदी आगे बढ़ती है तब ये कहलाती है बेडच। पहले इसका नाम होता है आयड नदी, और इसी के किनारे आप लोगों को पता हो तो आहड़ सभ्यता है ना, वो आयड नदी के कारण ही जानी जाती है। लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद में जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तब इसका नाम क्या होता है, बेडच नदी नाम होता है। आगे बात समझ। फिर ये बेडच नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक छोटी सी ट्रिक यदि आप लिखना चाहो बेडच में, अलग से पेज पे लिख देना, वो है आओ, क्योंकि पुरानी वन लाइनर किसी ने पढ़ी होगी तो उसके पास में है ये, आओ बेवा गंगू। अब ये क्या है,
आओ बेवा, तो देखो आ यानी कि तो आयड, बे यानी बेड़च, और इसके अंदर और नदियां कुछ सहायक छोटी छोटी और गिरती है, आप यदि बनाना चाहो बना देना। एक तो देखो गंभीरी नदी है ही, ठीक है, इसके अलावा एक गिरती है गुर्जरी नदी, बेड़च है, एक वामन या वागन नदी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। देखो आओ आयड और एक ऐसे ट्रिक से याद आता है, देखो निकल भी जाए ना तो ट्रिक से ऐसे याद आता है। औरई नदी, वामन नदी, गुर्जरी और गंभीरी ये बेड़च की सहायक है, ये बेड़च की सहायक है, तो ये ध्यान रखना। ये आओ बेवा गंगू ये याद रहेगी ना, तो ये बेड़च की सहायक नदी की ट्रिक है। एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो यहीं पे ले लेना, क्योंकि फिर बाद में आपके मिक्स हो जाएगा, मैं बहुत सारा समझा दूंगा तब, ठीक है। और इसमें बेड़च की सहायक अलग से लिख देना कि ये बेड़च की सहायक है। इस वामन को लिखो ऑब्लिक करके, वागन भी लिखना, कई किताबों में वागन लिखा मिलता है, वागन या वामन एक ही है। तो ये औरई, गुर्जरी, वामन और गंभीरी ये बेड़च की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये गंभीरी जो है वो जावद की पहाड़ियां एमपी से निकलती है, और निम्बा हेड़ा चित्तौड़ है ना, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर जाकर मिलती है बेड़च के अंदर। अभी तक मैंने यहां तक क्लियर किया आप लोगों को, ये चीज क्लियर की है बेड़च वाला, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है। अब ये आगे जाकर ये यहां पे जो है एक त्रिवेणी बनाती है, जो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये त्रिवेणी पूछे जाते हैं। वैसे मैं एक अलग से स्लाइड पे आपको सारे त्रिवेणी भी लिखाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये त्रिवेणी संगम पूछे जाते हैं। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर इसमें बैंगू चित्तौड़ से निकलने वाली एक तो मेनाल नदी गिरती है, किसमें, बनास में। एक तो मेनाल नदी गिरती है जिसपे मेनाल जलप्रपात भी बना हुआ है, ठीक है, मेनाल नदी गिरती है। दूसरी यहां से आने वाली ये बनास तो आ ही रही है, और ये बेड़च, तो तीन नदियां मिलती है, वो त्रिवेणी कहलाती है। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर देखो बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम है। तो यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब क्या है, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास नदी निकली है, वागेरी नाका, नंदसमंद मान देख लिए। फिर यहाँ गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली आयड नदी है, उदय सागर में गिरी, फिर बाद में क्या कहलाई, बेड़च, आओ बेवा गंगू, ये ट्रिक याद होगी। गंभीरी भी इसकी मेन सहायक नदी है। फिर यहां से बैंगू की पहाड़ियां से आने वाली कौन सी है अपनी, ये मेनाल नदी, जो बिगोद के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो ये दिवेर की पहाड़ियां, ये कहां है, ये भी राजसमंद के अंदर, ये कहा, ये भी राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी से निकलने वाली कोठारी नदी, कोठारी नदी आगे बढ़ती है, इस पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी पे, और इस मेजा बांध को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के ग्रीन माउंट के नाम से। लघु माउंट किसे कहा जाता है, पीपलुद, ठीक है, ग्रीन माउंट के नाम से कोठारी नदी पर बना हुआ ये मेजा बांध प्रसिद्ध है। और इस पे ही कोठारी नदी पे बागोर सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता, तो ये भी ध्यान में रखना आप। और ये आगे बढ़ती है तब जाकर ये नंदराय नामक स्थान पर ये बनास के अंदर मिल जाती है। कौन सी, कोठारी नदी, नंदराय नामक स्थान पे बनास के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। अब बनास नदी फिर आगे बढ़ती है थोड़ी, तब देखो यहां पे फिर बिजराल की पहाड़ियां, ये भी कहां है, राजसमंद। बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी। अब देखो खारी, मोरेल, ये सारी नदियों के, बांडी, ये सारी नदियों के अलग अलग, मतलब ये एक ही नदी नहीं है, बहुत सारी नदियों के ये नाम है। जैसे कि अपने लूनी में भी पढ़ ली बांडी, बांडी अभी यहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य नदी है जो खारी नदी के नाम से जानी जाती है। इसमें बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी है, वो आगे बढ़ती है, और यहां से जो है ये डाई नदी इसके अंदर आकर मिलती है। कहां, डाई नदी, ये मिलती है कहां, राजमहल टोंक में, ठीक है, ये भी एक त्रिवेणी है। राजमहल टोंक में देखो बनास, डाई और खारी, बना, खारी और डाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खारी नदी मिलती है और डाई नदी मिलती है, ठीक है, और बनास तो आ ही रही है, तो ये दूसरा त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी तो देखो ये रहा, एक दूसरा त्रिवेणी ये रहा, ठीक है, एक तीसरा अभी आगे और आएगा यहां, और चार है, वैसे चारों मैं आपको अलग से स्लाइड पे लिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो सिलोरा की पहाड़ियां, किशनगढ़ से निकलने वाली मानसी नदी। अब मानसी ये अलग है और मानसी वो अलग है। एक मानसी वो भी इसकी सहायक है, बनास की ही, और एक ये जो है मानसी नदी। तो ये मानसी नदी जो यहां से निकलती है सिलोरा की पहाड़ियां किशनगढ़ से, वो आगे बढ़ी, और यहां फिर देखो मांडी नदी इसके अंदर आकर मिलती है। ये कहां मिल रही है, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक, ये भी त्रिवेणी है एक तरीके से। देवधाम, जोधपुरिया, टोंक के अंदर ये आकर मिलती है। बांडी, मानसी और बनास, ठीक है, बांडी, मानसी और बनास। अब नदी आगे बढ़ी है फिर से, तो मोरेल नदी वो जो निकलती है चैनपुरा की पहाड़ियां, बस्सी, जयपुर ग्रामीण। ये बस्सी कौन सा है, चित्तौड़ वाला नहीं है, ये जयपुर ग्रामीण वाला है। चैनपुरा की पहाड़ियां, बस्सी, जयपुर ग्रामीण से निकलने वाली मोरेल नदी, और अचरूल की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण से निकलने वाली ढूंढ नदी। ये फिर वापस यहां पे आकर देखो, इसके अंदर
इसमें पहले ही यहाँ पे ये मिल जाती है काली सील, और इस काली सील के किनारे कैला मैया का मंदिर है, और ये निकलती भी देखो कैला देवी पहाड़ी करौली से, और हाड़ौती गांव में जाकर ये इसके अंदर मिलती है। कहाँ ये मिल रही है? डोंडी के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ मिल रही है, और फिर बाद में ये जो आकर मिल जाती है यहाँ खंडार सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ मिलती है? खंडार सवाई माधोपुर। लेकिन उससे पहले ढूंढ नदी मिलती है मोरेल में, और काली सील भी मिलती है कहाँ? मोरेल में, और फिर ये मोरेल आकर मिलती है यहाँ पे खंडार सवाई माधोपुर में बनास के अंदर। फिर ये वापस आगे चली गई, और यहाँ पे ये रामेश्वर, ये कौन सा है? रामेश्वर घाट। यहाँ पे जो है ये चंबल के अंदर मिलती है। चंबल में एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सीप, और इसी कारण ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। चंबल, बनास और सीप जो रामेश्वर घाट के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखने हैं आपको। देखो एक तो बिगोद वाला है, एक राजमहल, एक यहाँ पे ये देवधाम जोधपुरिया, और फिर रामेश्वर घाट। इस तरीके से तो त्रिवेणी संगम है। अब यदि इस मैप से नहीं समझे तो ये डायग्राम दिमाग में क्लियर होता ही नहीं है कभी कि कौन सी नदी कहां से आ रही है कैसे, और आप लोग इसको और भी अच्छा बना सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें मैंने मेरे साथ साथ जो चले ना कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें देखनी है, तो उनके बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया कि कौन सी कहां से निकल रही है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चलो निकल रही है, वो भी आप लोगों के सहायक नदियों के उद्गम तो फिर भी मान के चलो न के बराबर पूछे जाते हैं, या कहां मिल रही है। जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, एक तो त्रिवेणी ध्यान रखनी है, त्रिवेणी की नदियां ध्यान रखनी है। ठीक है, और मोस्ट नदियों के उद्गम ध्यान रख लेना सहायक में। देखो मैं बताऊं कौन कौन सी। एक तो कोठारी का ये दिवेर की पहाड़ियां, विजराल, ये विजराल से निकलने वाली खारी नदी, एक बेड़च का ध्यान रखो। ठीक है, बाकी इनकी सहायक की नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, ये इनकी भी नहीं पूछी जाती, मानसी की। ये एक है ना, ये काली सील का ध्यान में रखना है ना, और एक मोरेल का ध्यान में रखना। मोरेल, काली सील, खारी, कोठारी और बेड़च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इनके जरूर आप ध्यान में रखें उद्गम। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी आप लोग बढ़िया इत्मीनान से देखना, एकदम क्लियर होगा। देखो एक स्क्रीनशॉट तो ऐसे ले लो, एक मैं ये मिटा देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मोबाइल आईडी स्क्रीन करके लिया करो ताकि पूरा आए स्क्रीनशॉट। फिर आप शॉर्ट में लेते हो, इतनी सी स्क्रीन ऊपर दिखती है, फिर कहोगे नहीं दिख रहा वो ये, तो ये सारी चीजें हम यहां से देख के देते हैं। ले लिया दोनों तरीके से। ठीक है, अब देखो यही चीज आप लोगों को नोट्स मेकिंग पैटर्न में भी दे देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को फिर भाई मैप बनाने में भी कोई दिक्कत आए तो यहां से भी थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ये मोस्ट ही है, इनके उद्गम जरूर याद कर लेना। बेड़ज नदी उद्गम कहां से होता है? उदय सागर झील। लेकिन आयड पूछते तो फिर गोगुंदा की पहाड़ियां, क्योंकि आयड आकर गिरी उदय सागर झील में, उसके बाद में कहलाई बेड़ज। ठीक है, बनास में मिलन का होता है बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी बनाती है। उदय सागर झील से पहले ये आयड नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखो मैप से सारी चीज क्लियर हुई, यहां से नोट्स बन जाएंगे। खारी नदी, विजराल की पहाड़ियां, राजसमंद, याद कर लेना उद्गम। मिलन कहां होता है? राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी त्रिवेणी बनाती है। यह नदी बनास और डाई के साथ में त्रिवेणी बनाती है। आगे बात समझ। फिर देखो मैनाल नदी, उद्गम कहां से होता है? बैंगू चित्तौड़। बनास में मिलन कहां होता है? बिगोद के अंदर। बताया ना आपको, बनास, बेड़ज, मैनाल, त्रिवेणी। ठीक है, फिर कोठारी नदी कहां से आती है? दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से। बनास में मिलन नंदराय सापुरा के अंदर। और मेजा बांध बना हुआ है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन माउंट के नाम से। क्या कहते हैं? ग्रीन माउंट। फिर देखो मोरेल नदी, उद्गम कहां से होता है? चैनपुरा की पहाड़ियां, बस्सी। और बस्सी कौन सा? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, और बनास में मिलन का होता है? खंडार सवाई माधोपुर। फिर एक ये मानसी भी ध्यान रखना, उद्गम कहां से होता है? सिलोरा की पहाड़ियां, किशनगढ़ से। और बनास में मिलन होता है देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर। तो ये इसकी खास सहायक नदियां, इसलिए इनके उद्गम भी मैंने आप लोगों को, उद्गम और मिलन, ये सारे नोट्स मेकिंग में भी लिखवा दिए। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अब आते हैं अपन, क्योंकि त्रिवेणी यदि समझ में नहीं आए, भाई मान लो मैप में थोड़े सी कंफ्यूज होने लग जाओ और त्रिवेणी समझ में नहीं आए, तो यहां से आप लोगों के त्रिवेणी भी अच्छी तरीके से नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देखो बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदियां मिली थी? बनास तो है, बेड़ज और मैनाल मिली थी। आ रहा है याद? मैप दिमाग में आएगा अब धीरे धीरे। ठीक है, राजमहल टोंक के अंदर कौन कौन सी मिली? बनास तो थी, डाई और खारी मिली थी। बनास, डाई, खारी, राजमहल टोंक में। ठीक है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में कौन सी मिलती? बनास तो जा ही रही है, चंबल के अंदर मिलती है, और सीप भी आकर मिलती है। एक और जोधपुरिया, देवधाम टोंक, ये कहां है? देवधाम टोंक के अंदर। बनास तो थी, बांडी और मानसी भी आकर मिली। तब ये जोधपुरिया वाला ये भी त्रिवेणी है एक तरीके से यहाँ पे। तो 4 त्रिवेणी इसके याद रखने हैं बनास वाले। ठीक है, बनास वाले चारों ही त्रिवेणी संगम भी आप लोगों को याद रखने हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट।
और इस तरीके से साथियों आप लोगों के बनास नदी भी पूरी हुई है, मात्र है ना 25-26 मिनट में। और यही चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग जब बनाने लग जाना, आप लोगों को 2-2.5 घंटे लगेंगे इसके नोट्स बनाने में और इसके डायग्राम वगैरह सेट करने में। और यही चीज मैं यहां पे 2 घंटे लगाता तो फिर आप लोगों का समय फिर 4 घंटे 5 घंटे हो जाता। ये समय की कीमत आप एग्जाम पास आने पर समझेंगे, जब जो चीज आधे घंटे में हो सकती है उसके लिए 1.5-2 घंटे क्यों लगाने। और आप लोगों को ये बता दूं, एक वैसे वीडियो बनाकर मैंने बता दिया है, फिर भी बता दूं आप लोगों को कि 2000 स्टूडेंट की जो आप लोगों को ये ऑफर दी थी, ये 2000 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। अब कायदे से इसकी रेट जो है 15 मॉडल टेस्ट पेपर की प्रसूत परिचर की 75 करनी है, ठीक है। अब इसलिए इसको आज यानी कि आज गुरुवार का जो दिन है, ये 23 तारीख वाला, आज रात 12 बजे तक ये रेट 51 ही रहनी है। कल से ये 75 हो जाएगी। तो भाई जिसके पास 20-25 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए है, वैसे तो हजारों रुपए पढ़ाई पे खर्च होते हैं इस समय और स्टूडेंट कोचिंगों में करते भी हैं, लेकिन अपने यहाँ तो फिर भी नाम मात्र के शुल्क में ही तैयारी करवाई जा रही है, वो भी सिर्फ टेस्ट सीरीज का। जो सिर्फ क्लासे देख रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल ही कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके नेट पैक लगता है, तो नेट तो आप वैसे भी यूज करते हो, ठीक है। तो वैसे अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि ये अभ्यास आपको बार बार नहीं मिलेगा। 75 में भी होगा ना तो भी ज्वाइन करने का लिमिटेड चांस ही होगा, उसके बाद में हो जाएगी सोल्ड आउट। फिर जयराम जी की तो चूकना मत, और फिर बाद में मत कहना सर हम रह गए कर गए, कोई नहीं, फिर कोई सुनवाई नहीं है। हमने जितनी मतलब रिलैक्सेशन देना चाहिए था दे दिया है और बताया भी है बार बार, ठीक है। चलिए ज्वाइन कर लेना और पढ़ते रहना कंटिन्यू। अब अगली क्लास जीके की आएगी आपके सोमवार को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।